हेलो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग चैप्टर जो है क्लास 7 का, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। बचे हुए पार्ट जैसे मोड, मीडियन एंड ग्राफ्स वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पहले एक्सरसाइज 3.1 में आपको जितना पोर्शन पूछा जाएगा या जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। चलिए, तो डेटा किसको कहेंगे या डेटा हैंडलिंग, इसका मीनिंग क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, अब डेटा हैंडलिंग का मीनिंग हम समझेंगे। जैसे डेटा से आप क्या समझते हो? कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करना या फिर उसको प्रोसेस करना या उससे कुछ और इंफॉर्मेशन निकालना या कोई कंक्लूजन निकालना, ये आ जाएगा हैंडलिंग में। या फिर दी गई इंफॉर्मेशन को हमें कुछ इस फॉर्मेट में लगाना कि जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सके, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेटा हैंडलिंग। जैसे अब यहाँ पर देखिए टेबल 3.1 में टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ दिया है। अहमदाबाद 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, तो आप क्या बताओगे? चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर था 36 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपने क्या किया? इस टेबल को देखकर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दिया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो आपने इजी वे में दी। तो मुझे पता चल गया कि चेन्नई में 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है और 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है। तो बस आपको इसी चैप्टर में ऐसे ही जो कोई भी आपको डेटा दिया गया है उसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपको क्या करना है? आंसर करना है और समझना है कि डेटा हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और आप कैसे डेटा मैनेज करेंगे। तो चलिए हम नीचे जाते हैं और एग्जांपल देखते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट। अब देखो, मैंने एक बच्चे को बोला कि आप क्या कीजिए कि ऐसे स्टूडेंट जिसको अबो 20 मार्क्स आए, मैंने क्या कहा? अबो 20 मार्क्स जिन बच्चों को आए हैं, आप ऐसे बच्चों के नाम लिख लीजिए। तो मैंने ये काम दे दिया किसी एक लड़के को। फिर उसने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया? सिर्फ मार्क्स लिख लिए 30, 36, 25, 26, 37। इस तरीके से उसने क्या किया? यहाँ पर सिर्फ मार्क्स लिख लिए। तो अब ये मार्क उसने लिखे, ये अच्छी बात है, उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। पर अब मुझे ये नहीं पता ना कि 30 मार्क किसको आए, 36 किसको आए, सॉरी 25 किसको आए, 26 किसको आए, 37 किसको आए, ये मुझे इससे समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसको दूसरे दोस्त ने हेल्प की। उसने कहा हम क्या करते हैं, ऐसे टेबल बनाएंगे जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, उसके आगे उसके मार्क लिखेंगे, जिससे सर को किस बच्चे को कितने मार्क है वो देखने में आसानी होगी। तो उन्होंने फिर लिखा आदित्य को आए 30, उमर को आए 36, यश को आए 25, वेदिका को आए 26, वैष्णवी को आए 37। इस तरीके से उन्होंने डेटा बना लिया। अब अगर मैं इस डेटा से देखूं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 40 कितने हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 40, तो 40 मार्क्स किसको है? सपना को। तो मैं क्या कहूँगा? टॉपर कौन है? फिर सपना है। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि सेकंड टॉपर कौन है? तो सेकंड टॉपर 40 से कम मार्क्स कौन से है? ये 37। तो 37 किसको है? वैष्णवी को। तो मैं कहूँगा सेकंड टॉपर वैष्णवी है। तो देखो, आपने पहले इस तरीके से सिर्फ मार्क्स लिखे और यहाँ पर उनके नाम के साथ उनके मार्क्स लिखे हैं। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? आप पहले वाले डेटा से इस वाले डेटा से कोई ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सिर्फ नंबर से हो, पर आपने उसको यहाँ सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया है नेम के साथ, किस बच्चे को कितने मार्क्स है। अब इसमें आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि हाईएस्ट मार्क वाले को पहले लो या फिर उससे कम मार्क्स वाले को उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू मार्क, ऐसे भी आप कर सकते थे। बस यही चीज़ें आपको क्या करनी है? डेटा हैंडलिंग में करनी है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से डेटा हैंडल करने पर क्या
तकलीफ़ें आती है, क्या हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और इस तरीके से डेटा हैंडल करने पर हम कितने आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, कितने आसानी से दिया गया डेटा हम रीड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि डेटा में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अर्थमेटिक मीन हमें देखना है। कंसेप्ट किसका? अर्थमेटिक मीन का। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक मीन हम निकालते कैसे हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, पहले ये वाला एग्जांपल समझेंगे, फिर हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? When we ask the question, we are seeking the arithmetic mean. अब वेसल है मतलब जिसमें मिल्क स्टोर किया जाता है। ऐसे 2 बर्तन है आपके पास या 2 पॉट्स है, ऐसा मान लेते हैं आपने मिल्क स्टोर किया, एक में 20 लीटर है, एक में 60 लीटर है। तो अगर आप इक्वली उसमें मिल्क स्टोर करते तो एक वेसल में कितना मिल्क आता तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल इसका एवरेज करके। तो देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेसल से। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? एक में 20 है, एक में 60 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 20 + 60 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है? नंबर ऑफ वेसल। तो 80 अपॉन 2 आ गया। 80 अपॉन 2 मतलब इसको 2 से डिवाइड कर तो क्या आ गया? 40 लीटर्स। क्या आ गया? 40 लीटर्स। मतलब एक वेसल में आप कितना स्टोर कर सकते हैं? 40 लीटर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मीन का यहाँ पर दिया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किसको है? क्या है आपका? 20 एंड 60 लीटर्स ये ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पर 3 वेसल होते तो हम तीसरे वेसल का भी लिखते हैं कि उसमें 30 लीटर है या 40 लीटर है जैसे। तो ये जो आपको है डेटा दिया गया है 20, 60, 30, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आपको कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं? 1, 2, 3, इसे हम ऐसे काउंट करेंगे। तो मीन क्या? फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, चलिए अब रेंज देखते हैं। अब रेंज बहुत ज़रूरी है। अब रेंज ज़रूरी क्यों है वो हम समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन अस आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम क्या करेंगे? जो कुछ भी हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब हमें जितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए जाएंगे उसमें से हम क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब उनको फिर हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे और लोएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। द एज इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स of a school are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, है ना। हम इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। अब देखो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, यहाँ पर पढ़िए आप। पहला है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 23। 23 से बड़ा है कोई? 28 है। तो जो आप ऑब्जर्वेशन लिख लो उसको अंडरलाइन कर देना, जिससे आपको पता चले कि आपने ये ऑब्जर्वेशन ले लिया है। फिर 28 से बड़ा है कोई? सॉरी, यहाँ पर 26 भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि गड़बड़ ना हो। 23, 26, 28, फिर 28 के बाद कौन सा आएगा? 32, है ना। 32 लिख देंगे, फिर 32, फिर आएगा 33। ठीक है, फिर आ गया 33, फिर आएगा आपका 35,
35 के बाद 38, 38 के बाद आ जाएगा 40, ठीक है, 40 के बाद आ जाएगा 41 और फिर आ जाएगा 54। तो हमने इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। तो अब हम निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर। क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। तो हम लिख देंगे द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स। सिमिलरली हम लिखेंगे द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर, ओके, यंगेस्ट टीचर इज, क्या है यंगेस्ट टीचर की? 23 ईयर्स, ओके। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर हमें बहुत जगह काम आएगा, अब देखते हैं हम कैसे। तो इतना हमने लिख लिया, अब इतना आप लिख लेना, इसको हम रफ कर देते हैं नीचे का पोर्शन। अब उन्होंने पूछा रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? रेंज, ये आपका सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर है। रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो देखो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 54 और लोएस्ट क्या है? 23। तो हम यहाँ पर 54 माइनस 23 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, तो कितना आ गया? 31। तो 31 क्या है आपका यहाँ पर? रेंज है। रेंज इक्वल्स टू 31, ठीक है। व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स? व्हाट इज द मीन एज? अब देखो यहाँ पर मीन एज पूछा है आपको, इसका मतलब क्या? आपको अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब इतना लिख लेना रेंज का, हम इसको रफ कर देते हैं नीचे। चलिए अब देखते हैं। व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स? अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे। अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ पर आप लिख लेना, प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54 अपॉन 10, क्या हो जाएगा? अपॉन 10। तो अब आप क्या करो, इनको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54, ये कुछ आ जाएगा आपका 350 अपॉन 10 इक्वल्स टू 35, ठीक है। आपका मीन क्या आया? 35। तो एज क्या है फिर? व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर? 35 ईयर्स। मीन एज इक्वल्स टू 35 ईयर्स, ऐसे आपको लिख देना है, ओके। चलिए इतना आपको समझ गया होगा। तो अभी आपके 3.1 एक्सरसाइज में इसी पर क्वेश्चंस है। तो आपको इस तरीके से डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये आना चाहिए। उसके बाद आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए इस तरीके से तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। उसके बाद रेंज और मीन, इतना आपको एक्सरसाइज 3.1 में पूछा जाएगा। तो हम दूसरे वीडियो में 3.2 और 3.3 में जो आपको पूछा जाएगा जैसे मोड, मीडियन एंड ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सजेस्ट मी योर comment your suggestions, so what you want more in this video or next videos, okay. Thank you so much.